हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 से जो आपका सब्जेक्ट है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2 हिंदी मीडियम में, इसकी ये वन शॉट वीडियो है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूँ। और अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो अगर आप ये एक वन शॉट वीडियो देख लोगे तो आप ये समझ लो मोस्ट ऑफ द सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा और आप एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने विजिबल है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं क्वेश्चन आंसर्स के तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने क्वेश्चन है, जो पहला प्रश्न है वो है वियतनाम युद्ध के कारणों और प्रभावों पर चर्चा करें। तो हमें पहले ये देखना है कि वियतनाम कहां पर है, वियतनाम युद्ध में आखिर हुआ क्या था, इसके कारण क्या थे। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे वियतनाम युद्ध, एक तरीके से इतिहास में जब आप बहुत सारे युद्ध पढ़ते हो तो वियतनाम युद्ध भी हमेशा हमें पढ़ाया जाता है। वियतनाम युद्ध हो गया, कोरिया युद्ध हो गया। तो वियतनाम में जो हुआ था युद्ध, इसके कारणों को देखेंगे अब हम। तो सबसे पहले वियतनाम युद्ध 1955 से 1975 तक वियतनाम, लाओस, कंबोडिया में हुआ था। मींस ये कुछ हमारे देश हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, और यहाँ पे ये वियतनाम युद्ध हुआ था। कब से कब तक? 1955 से 1975 के बीच में ये चला था। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि वियतनाम का मैप कैसा दिखता है। तो वियतनाम को दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक था नॉर्थ वियतनाम और एक था साउथ वियतनाम। तो जो नॉर्थ वियतनाम है आप देखोगे इसका जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ टच होता है, और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र है ये लाओस देश के साथ मिलता है। फिर इसके यहाँ पे एक गल्फ ऑफ टोंकिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, इसको कहते हैं टोंकिन की खाड़ी। जैसे हमारे भारत देश में बंगाल की खाड़ी है, वैसे ही इनके राइट में टोंकिन की खाड़ी है। और इसके थोड़ा सा इस साइड जाओगे तो यहाँ भी चाइना है। फिर आप इसका दक्षिणी हिस्सा अगर देखोगे, साउथ वियतनाम, ठीक है, तो इसकी जो मेन जो सिटी है, जो शहर है, वो है साइगोन, जिसको आज की डेट में हो ची मिन सिटी कहा जाता है। और नॉर्थ में हनोई, ठीक है। तो ये दो जगहें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब आप इस वियतनाम युद्ध को पढ़ रहे हो। और इस मैप में एक चीज याद रखना, एक आपको लाइन दिख रही होगी, ये सीधी लाइन आ रही है जो इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है। इसको कहा जाता है 17वीं समानांतर रेखा या फिर 17th पैरेलल लाइन। ये वो रेखा है जिसके द्वारा वियतनाम को दो भागों में डिवाइड किया गया था जब ये युद्ध खत्म हो गया था, ठीक है। तो ये आज की डेट में कुछ इस तरीके से वियतनाम दिखता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तो आपको ये मैप समझाना बहुत जरूरी था ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि वियतनाम है कहां। तो यह सोवियत संघ और चाइना द्वारा समर्थित उत्तरी वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार। अब आप ये देखो, ये जो उत्तरी वियतनाम है, नॉर्थ वाला वियतनाम, ये था साम्यवादी समाजवादी विचारधारा वाला। और साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा आपको चाइना और यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं, वहां देखने को मिलती है। और उन्होंने ही इनको सपोर्ट करा, नॉर्थ वियतनाम वालों को, ताकि इनकी समाजवादी विचारधारा पूरे इस क्षेत्र में फैल सके, ठीक है। और जो दक्षिणी वाला वियतनाम था, ये यूएसए यानी कि अमेरिका द्वारा समर्थित था। यहां पे अमेरिका अपना पूंजीवाद फैलाना चाहता था। तो आप ये मान के चल सकते हो कि ये एक तरीके से आपकी विचारधारा की भी लड़ाई थी, जैसे शीत युद्ध चल रहा था, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यह सोवियत संघ द्वारा समर्थित उत्तरी वियतनाम और अमेरिका द्वारा समर्थित दक्षिणी वियतनाम की सरकार के बीच में यह युद्ध चल रहा था। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने, उनको क्या है कि भाई दक्षिण पूर्व एशिया में साम्यवाद के फैलने का बहुत डर था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वियतनाम दो भागों में हमने डिवाइड किया था, ठीक है। उत्तर में क्या था? साम्यवाद का प्रसार हो रहा था। और अमेरिका को यह डर था कि जो एशिया का जितना भी एरिया है, दक्षिण पूर्वी एशिया का, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, यहां पे ज्यादा से ज्यादा जो है साम्यवाद ना फैले, ये अमेरिका को डर था, क्योंकि अमेरिका अपना पूंजीवाद फैलाना चाहता था, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है मैप, आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। वियतनाम, ये इसके पड़ोसी देश हैं, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, ठीक है, मलेशिया, ये सारे जो क्षेत्र हैं इसको हम कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, जो जो आपको नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वियतनाम युद्ध के कारण, अब मैं आपको प्रमुख कारण बताऊंगा। अभी तक तो आपको बस एक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, अब मैं आपको कारणों की तरफ लेके चलता हूं। शीत युद्ध की विचारधारा,
तो शीत युद्ध आपको पता हो, अगर आपने कभी पढ़ा है 12th क्लास में या कभी भी आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, कि भाई इसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक विचारधारा की लड़ाई थी, जहां अमेरिका ये कहता है कि पूंजीवाद ज्यादा अच्छा है और वहीं सोवियत संघ ये कहता था कि समाजवाद ज्यादा अच्छा है। तो ये दोनों ही बड़ी महाशक्तियां थी जो पूरे दुनिया में अपनी विचारधारा को फैलाना चाहती थी। और कुछ ऐसा ही वियतनाम में भी हुआ था। उत्तरी वियतनाम में साम्यवाद का वो मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रभाव था और दक्षिणी वियतनाम में आप जाओगे तो पूंजीवाद का प्रभाव था। अब आगे बढ़ते हैं हम। वियतनामी राष्ट्रवाद। अब ये देखिए, वियतनाम में विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ भी एक संघर्ष करने का एक लंबा इतिहास रहा है। मींस आज तक जो जो देश, जो बाहरी शक्तियां वियतनाम को कब्जा करने के लिए आई, यहाँ के लोगों में एक ये भी भावना थी कि भाई हम सबको एक होना है और इन शक्तियों को बाहर निकालना है। तो कई वियतनामी राष्ट्रवादियों ने इस संघर्ष को स्वतंत्रता के लिए अपनी संघर्ष की निरंतरता के रूप में देखा। मींस जो कुछ राष्ट्रवादी लोग थे, राष्ट्रवादी मतलब जो अपने देश से प्यार करते हैं, तो उन्होंने सभी को एक करने के लिए भी आवाज उठाई कि भाई युद्ध लड़ो, ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमें लड़वा रहे हैं, इनको बाहर निकालो। तो कुछ ऐसा भी चल रहा था, एक ये भी विचारधारा है। इसके अलावा डोमिनोज का सिद्धांत। अब ये डोमिनोज से आपको पिज्जा याद आ रहा होगा, बट ये सिद्धांत थोड़ा अलग है, ठीक है। डोमिनोज उसका भी लोगो कुछ ऐसा ही है, मैं आपको समझाता हूं आखिर ये डोमिनोज का सिद्धांत होता क्या है। तो देखो, आपने कभी ऐसा देखा है कि आप ऐसे ब्लॉक्स को लगाते हो और अगर एक को गिराओगे तो सारे डब्बे गिर जाएंगे लाइन से। या आपने कभी देखा हो यूट्यूब वगैरह पे वीडियो आती है कि माचिस की डब्बियों को पूरा लगाया जाता है लाइन से और उसको आप यूं कर दोगे तो वो सारी की सारी ढह जाएंगी। तो इसको कहा जाता है डोमिनोज का सिद्धांत। अब अमेरिका को यह डर था कि जो ये समाजवादी विचारधारा है ये डोमिनोज के सिद्धांत की तरह पूरे के पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर एशिया तक ना फैल जाए। चाइना में, कोरिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, बर्मा, इंडिया, अमेरिका को यह डर था कि ये सारे की सारे देशों में समाजवादी विचारधारा डोमिनोज सिद्धांत की तरह ना फैल जाए। तो इसी को डोमिनोज सिद्धांत कहा जाता है। अब आता है टोंकिन की खाड़ी का एक इंसिडेंट हुआ था, एक घटना हुई थी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जैसे हमारे इधर बंगाल की खाड़ी है, वैसे ही वियतनाम के राइट साइड में टोंकिन की खाड़ी है। तो 1964 में टोंकिन की जो खाड़ी है वहां पे क्या है, उत्तरी वियतनामी सेना द्वारा अमेरिका की नौसेना के एक जहाज पर यह बोला गया कि हमला किया गया है। अब आप ये मैप देखो, यहां से आपको समझ में आएगा। ये वियतनाम है और इसके राइट साइड में मैंने आपको बताया था टोंकिन की खाड़ी है। अमेरिका ने यह क्लेम करा कि जो उत्तरी वियतनाम की सेना है, जो समाजवादी लोग थे ज्यादा से ज्यादा, उन्होंने हमारे जहाजों के ऊपर आक्रमण किया है और अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि अमेरिका को पहले कोई स्पष्ट रीजन नहीं मिल रहा था वियतनाम युद्ध में छलांग लगाने का, क्योंकि भाई वो लड़ाई उनकी आपस की थी, नॉर्थ और साउथ वियतनाम वालों की। अमेरिका डायरेक्ट नहीं घुस सकता था अपनी फोर्स लेके, बट यहां अमेरिका ने एक बहाना ढूंढ निकाला कि भाई हमारे ऊपर हमला किया गया है और नॉर्थ वियतनाम वालों ने जो टोंकिन की खाड़ी है वहां पर जो हमारे जो युद्धपोत हैं, जो हमारे पानी वाले जहाज हैं, उनके ऊपर हमला किया है। तो अब हम छोड़ेंगे नहीं वियतनाम वालों को, नॉर्थ वियतनाम वालों को। तो इस तरीके से अमेरिका अब पूरे तरीके से इस वियतनाम युद्ध में शामिल हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण वियतनामी राजनीतिक अस्थिरता। अब जो दक्षिणी वियतनाम था, मैंने आपको बताया था दो भागों में हमारा वियतनाम डिवाइडेड है, ठीक है। तो जो दक्षिणी वियतनाम था वहां पे क्या था कि बहुत भ्रष्ट नेता थे वहां के जो नेता लोग थे ना, वो बहुत पैसा खाते थे, ज्यादा काम नहीं करते थे, ऐसे उनके बारे में चलता था। मींस कैरेक्टर सही नहीं था, तो इस वजह से भी लोगों में विद्रोह था। उसके बाद है अमेरिकी भागीदारी में वृद्धि। अब होता क्या है, अमेरिका ने शुरू में दक्षिणी वियतनामी सरकार को सैन्य और आर्थिक सहायता करी थी। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई क्यों करी थी, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम जो है वो पूंजीवाद का सपोर्टर था और अमेरिका तो चाहता ही था जो हमारे पूंजीवाद के सपोर्टर देश हैं उनको हम सैन्य सहायता करें, आर्थिक रूप से सहायता करें। लेकिन यह जमीनी सैनिकों, हवाई हमलों और रासायनिक हथियारों के उपयोग के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य हस्तक्षेप तक बढ़ गई। अब अमेरिका की भागीदारी में क्या हुआ, जब अमेरिका इस युद्ध में घुसा तो भाई एक तो उसने बहुत ही ज्यादा जमीनी ग्राउंड लेवल पर अपने सैनिकों को भेजा, बहुत ज्यादा, और हवाई हमले करवाए। भाई जितने वियतनाम के जंगल थे ना सारे साफ करवा दिए थे उन्होंने, ऐसा केमिकल छोड़ा था ऊपर से, सारे के सारे पेड़ पौधे पत्ते सब जड़ गए थे। क्योंकि ये वियतनाम वाले क्या करते थे, गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, छुप छुप के लड़ाइयां करते थे। तो ऐसे में अमेरिका ने क्या करा, इनका तोड़ निकाला
कि उसने पूरे जंगल ही साफ कर दिए, ऐसे ऐसे केमिकल छोड़े, ठीक है। और बड़े पैमाने पर सैन्य, आप ये समझ सकते हो, हमला किया अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर। अब क्या है, वियतनाम युद्ध के परिणाम क्या हुए, आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे कि अब आप लिख दोगे पेपर में वियतनाम में क्या हुआ था। तो इसके परिणाम कुछ ऐसे रहे कि भाई मनुष्यों की जान गई, और कुछ हो ना हो, युद्ध के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि लगभग 2 मिलियन वियतनामी नागरिक, 20 लाख के करीब जो वियतनाम के नागरिक थे और जो सैनिक थे, उनके साथ साथ 58,000 अमेरिका के भी सैनिक मारे गए। भाई युद्ध में ये तो है नहीं एक साइड का मारा जाएगा, युद्ध का मतलब है दोनों तरफ से हमला होगा और दोनों तरफ से ही लोग मारे जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ हुआ। राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का दौर आया, ठीक है। हुआ क्या, इस युद्ध की वजह से यूएसए में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल होने लगी। मींस जो अमेरिका ने इंटरफेयर करा था वियतनाम के मामले में, तो अमेरिका के जो नागरिक थे उनको ये चीज पसंद नहीं आई। वो कहते हैं कि अमेरिका का भाई क्या मतलब था वहां पे जाके युद्ध में घुसने का। तो ऐसे में बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ अमेरिका में इस वियतनाम युद्ध को लेकर, कि अमेरिकी जो सरकार है उसने अनुमति कैसे दी सेना को, और युद्ध के विरोध में आंदोलन शुरू हो गए। और इसने सरकारी संस्थानों में विश्वास की हानि, मींस लोगों का सरकार के ऊपर से भरोसा तक उठ गया कि अमेरिका तो गलत यूज कर रहा है अपनी पावर का। और आर्थिक प्रभाव भी हुआ, भाई युद्ध होता है तो उसके आर्थिक प्रभाव भी होते हैं। तो युद्ध की लागत बहुत ज्यादा थी और अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम को सैन्य और आर्थिक सहायता देने में अरबों डॉलर खर्च कर दिए थे। और युद्ध जो है बहुत लंबे समय तक चला था, तो इसकी वजह से जो नुकसान था, जो आर्थिक नुकसान था, वो भी बहुत लंबे समय तक चला, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा असर पड़ा। फिर है वियतनाम का एकीकरण। लास्ट में लड़ भिड़ के हुआ ये कि एकीकरण हो गया, नॉर्थ और साउथ वियतनाम एट द एंड बन जाता है एक पूरा वियतनाम। और ये कैसे होता है, 1975 में उत्तरी वियतनामी सेना के हाथों साइगोन के पतन के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कम्युनिस्ट सरकार बनती है वियतनाम की। मींस जो नॉर्थ वियतनाम वाले थे, उन्होंने दक्षिणी वियतनाम में जो साइगोन नाम से एक शहर आपको मैंने बताया था, साइगोन, वो जीत लिया और उसका नाम हो गया हो ची मिन सिटी, ठीक है। क्योंकि हो ची मिन बहुत बड़ा एक लीडर था वियतनाम का, उत्तरी वियतनाम का कम्युनिस्ट लीडर था। तो उसी के नाम पे साउथ जगह जो साउथ वियतनाम है, ठीक है, ये देखो, ये हो ची मिन सिटी बन गई, जो पहले जानी जाती थी साइगोन नाम से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि और इसका एकीकरण कैसे हुआ। और बीच में जो लाइन आती है ना, जो मैंने बताई थी 70वीं पैरेलल रेखा, वो इसको दो भागों में डिवाइड करती है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव पर चर्चा करें। तो अमेरिका के अंदर सिविल राइट्स मूवमेंट, देखते हैं इसमें आखिर क्या था। तो भाई नागरिक अधिकार आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था, क्योंकि अधिकार कहीं ना कहीं हमें समाज से ही मिलते हैं, समाज द्वारा वो एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो इसका उद्देश्य ये था कि अमेरिका के अंदर जो अफ्रीकी अमेरिकी लोग रहते हैं, जो थोड़े अफ्रीकन जो मूल के थे, जो अमेरिकन थे, उनके साथ बहुत भेदभाव होता था और उनको बहुत सारे संवैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त थे। तो यह स्वतंत्रता समानता के लिए एक संघर्ष था। वहां के लोग चाहते थे कि हमें भी आजादी हो, हमें भी इक्वल समझा जाए। और ये कई दशकों तक आंदोलन चला और 1950 के दशक में शुरू हुआ और 1960 के दशक के अंत में समाप्त हुआ। ओके, तो ये इसकी एक पृष्ठभूमि थी, एक बैकग्राउंड था। तो यह आंदोलन व्यक्तियों और समूहों के एक गठबंधन में चलता था। इसमें बहुत सारे लोग भी शामिल थे, बहुत सारे ग्रुप्स भी शामिल थे। इसके अंदर अफ्रीकी अमेरिकी लोग थे कार्यकर्ता, नागरिक अधिकार संगठन बहुत सारे थे, धार्मिक नेता बहुत सारे जुड़े हुए थे, श्रमिक संगठन बहुत सारे जुड़े हुए थे, कुछ राजनेता भी जुड़े हुए थे। इनका लक्ष्य यही था कि जो अमेरिका के अंदर जो रेसिज्म फैला हुआ था, जो नस्लवाद था, ठीक है, जो अलगाव था, जो अफ्रीकी मूल के अमेरिकन के लिए जो एक अलगाववादी जो एक नजरिया था, उनको अलग थलग कर देना, उसके खिलाफ था, ठीक है। तो समानता की ये डिमांड करते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रमुख कारण, इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं आपको कारणों की तरफ लेके चलता हूं। तो देखो, गुलामी और जिम क्रो कानून। एक तो गुलामी बहुत थी अमेरिका में, जब भी आप एक गुलाम वर्ड सुनते हो, स्लेव, सो ये स्लेव का व्यापार ये सब बहुत होता था अमेरिका में। तो गुलामी संयुक्त राज्य अमेरिका का एक बहुत ही ज्यादा मूल में बसा हुआ था, ये बहुत ज्यादा थी वहां पे। और नस्लीय असमानता, नस्ल के आधार पर भेदभाव बहुत होता था अमेरिका में। और इससे क्या होता है
कि एक कानून भी था वहां पे, जिम क्रो कानून। अब जिम क्रो कानून का मतलब क्या होता है कि हर चीज को गोरे और काले में डिवाइड कर देना, ये था जिम क्रो कानून। कि ये जो जगह है, ये रेल का डिब्बा गोरे लोगों के लिए, ये रेल का डिब्बा काले लोगों के लिए। एक पार्क है, गार्डन है, उसके अंदर एक बेंच पड़ी है, ये गोरे लोगों की, ये काले लोगों की। मतलब इतना ज्यादा भेदभाव कर रखा था। ओके, और ये दशकों तक चल रहा था। इन कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा अन्याय था। ठीक है, आर्थिक रूप से क्या था कि भाई अफ्रीकी अमेरिकों को जो है आर्थिक अवसर भी नहीं दिए जाते थे, जिससे वो कोई जॉब कर सकें, कोई खुद का काम कर सकें। ठीक है, तो उसकी वजह से गरीबी बहुत ज्यादा थी, शिक्षा नहीं थी उनके पास, स्वास्थ्य के मामले में भी वो लोग बहुत ज्यादा पिछड़ते जा रहे थे, बीमार रहते थे, और उनके पास अपने घर तक भी नहीं थे, तो बेचारे परेशान थे। और अफ्रीकी अमेरिकियों को राजनीतिक प्रक्रिया से भी बाहर रखा जाता था। मींस उनको वोटिंग का अधिकार भी नहीं था। अब आप ये मान के चलो कि उनको क्या जीवन जीना पड़ रहा था वहां पे। और इसके अलावा कोई पद भी नहीं संभाल सकते थे, कोई सरकारी पद पे नहीं जा सकते थे। अब अफ्रीकी अमेरिकियों ने क्या करा, शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करा और अलग अलग चीजों का बहिष्कार करा। सभी ने अवज्ञा, सरकार की जो भी बातें होती थी उसको शांतिपूर्वक तरीके से मना करना शुरू करा। और अलग अलग तरीके से एक्टिविस्ट लोग जो आए सामने, और प्रभावशाली नेताओं की बात करें इस नागरिक अधिकार आंदोलन में, तो इसके अंदर मार्टिन लूथर किंग का नाम सबसे पहले लिया जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, इन्होंने अमेरिका के अंदर जो ये नागरिक अधिकार आंदोलन था, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इनका नाम जरूर लिखोगे, रोजा पॉक्स, मेलकम एक्स, ये कुछ दो तीन नाम थे जिन्होंने इस आंदोलन को और ज्यादा अच्छा किया। तो ये है मार्टिन लूथर जूनियर, जो आपके सामने आप देख पा रहे हो इन्हें। ठीक है, अब है नागरिक अधिकार आंदोलन के परिणाम क्या हुए। ठीक है, परिणाम भी समझना जरूरी है भाई, आंदोलन तो आपको समझ में आ ही गया किस वजह से हो रहा था। तो इसका असर पड़ा, सरकार को असर हुआ, और नागरिक अधिकार आंदोलन के कारण कई ऐतिहासिक कानून पारित हुए। मींस अब क्या था, कुछ नए कानून बनाए गए, जैसे 1964 का नागरिक अधिकार अधिनियम, और 1965 का मतदान अधिकार अधिनियम, और 1968 का निष्पक्ष आवास अधिनियम। ये दो तीन कानून ऐसे थे जिसकी वजह से इन अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को थोड़े से अधिकार मिले। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी स्थिति सुधरी। राजनीतिक परिवर्तन भी आए, क्योंकि नागरिक अधिकार आंदोलनों ने अफ्रीकी अमेरिकियों और बाकी जो लोग कुछ माइनॉरिटी के थे उनको कुछ राजनीतिक अधिकार भी दिए, जैसे कि उनका वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, अब वो वोट डाल सकते थे, अपनी खुद की पार्टी बना सकते थे, अपने उम्मीदवार चुन सकते थे, और सरकारी पोस्ट पर जा सकते थे। ओके, आर्थिक परिवर्तन भी आएंगे भाई, जब अधिकार मिलेंगे आपकी स्थिति सुधरेगी, और उसके बाद क्या होगा, आपको अवसर मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, शिक्षा, नौकरी और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बढ़ेगी आपकी। ओके, तो ये बदलाव आए। अब हमारा अगला प्रश्न है, चर्चा करें कि सर्वोच्च न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देश भारत में महिला आंदोलन के लिए एक उपलब्धि कैसे बने। विशाखा गाइडलाइंस, जो महिलाएं काम करती हैं सार्वजनिक जगहों पर, वर्क प्लेस पे जाती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली थी। वो क्या थी, आइए देखते हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन एक कानून का काम करती है, जो कानून संसद नहीं बना पाता, कभी कभार वो गाइडलाइन निकालकर सुप्रीम कोर्ट फॉलो करवा देती है सभी लोगों से। तो देखें इसमें क्या था। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर जो वर्क प्लेस होता है, जहां पर महिलाएं काम करने जाएंगी, वहां पे यौन उत्पीड़न को संबोधित करने और रोकने के लिए, मींस कोई भी वर्क प्लेस पे कोई हरेसमेंट ना हो, कोई गलत काम ना हो, उसको रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में विशाखा गाइडलाइंस जारी करी, विशाखा दिशा निर्देश। और इसमें क्या था, आइए देखते हैं। तो मेनली इसका पर्पस यही था कि जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं बहनें, अगर वो किसी भी जगह पर काम करती हैं तो उनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, और उनको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना उस एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है जो उनको काम पे रख रहा है। जहां पे भी वो, जिसके लिए भी काम कर रही हैं, वो पूरा वातावरण जो होगा वो एक सुरक्षित हो। और अगर किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है, कोई शिकायत वो करती है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई जाए, ठीक है, उसी एम्प्लॉयर के द्वारा, और जल्दी से जल्दी उसको न्याय मिले। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी, अच्छे से समझते हैं इसे क्या है।
इसकी परिभाषा समझ लो। तो ये है कि भाई यौन उत्पीड़न, ठीक है, कोई भी ऐसा व्यवहार, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो गलत है, सीधे हो या इनडायरेक्टली हो, वो बिहेवियर नहीं होगा। कोई भी तरीके का शारीरिक संपर्क, फिजिकल कांटेक्ट ना हो, या किसी के ऊपर आप कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे। कोई भी महिला अगर काम पे आती है, अश्लील वीडियो, पोर्नोग्राफी, कुछ भी इस तरीके से दिखाना किसी महिला को, ये यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। शारीरिक तौर पर, मौखिक तौर पर आप कुछ ऐसा कमेंट नहीं कर सकते किसी महिला को, ठीक है। ये इस गाइडलाइन की परिभाषा है। अब जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता का मतलब होता है जो जॉब पे रख रहा है आपको, एम्प्लॉयर। जो एम्प्लॉयर होगा उसकी कुछ जिम्मेदारी बताई है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई आप चौधरी बन रहे हो, अगर आप भाई लोगों को नौकरी पे रख रहे हो तो इसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपकी होगी। कल को किसी के साथ गलत होता है तो आप वहां पर खड़े रहोगे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस में एक वातावरण जो होगा वो सुरक्षित करने की जिम्मेदारी एक एम्प्लॉयर की होती है, नियोक्ता की। और यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए वो उपाय करे, ठीक है, एक्टिव रहे, और एक ऐसी नीति बनाए और उसको लागू भी करे जिससे यौन उत्पीड़न के केस ना आए, ठीक है। शिकायत समिति बनाई जाए, एक कंप्लेंट कमेटी हो। तो 10 या अधिक कर्मचारी वाले जो भी ऐसा संगठन है जहां पे 10 लोग जुड़े हुए हैं या 10 से प्लस लोग जुड़े हुए हैं, उनको शिकायतों के समाधान के लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी, आंतरिक शिकायत समिति, ठीक है। इंटरनल और कंप्लेंट काउंसिल, आईसीसी कहते हैं जिसको, ठीक है, ये करनी होगी। और जो छोटे संगठन है उनको क्या करना पड़ेगा, छोटे संगठनों के लिए जिला अधिकारी जिम्मेदार होगा। अगर कोई छोटा मोटा संगठन है तो वो जिला अधिकारी संभालेगा उस मामले को। शिकायत की प्रक्रिया क्या होगी, तो ये जो विशाखा गाइडलाइंस है ये हमें बताती है कि समय पर और गोपनीय तरीके से, एक तो भाई अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो आप एकदम फास्ट क्विक एक्शन लोगे उस बंदे के खिलाफ, और प्राइवेसी का ध्यान रखोगे। किसी भी महिला के साथ गलत हुआ है तो उसका नाम नहीं सामने आना चाहिए कि किसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। गोपनीय तरीके से आपको कदम उठाना है, ये बताया जाता है। और दंड के बारे में बात करी गई है यहाँ पे, क्या यहाँ पे दंड हो सकता है। तो विशाखा दिशा निर्देश जो है, जो गाइडलाइंस है, अगर कोई उन गाइडलाइंस को भाई फॉलो नहीं करेगा तो उनको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जुर्माना भी हो सकता है, प्लस जेल होगी, वो अलग। तो ये बातें इसमें बताई गई। तो विशाखा दिशा निर्देश ने क्या करा, जो वर्क प्लेस होता है जहां पे लोग काम करने जाते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो वहां पे महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के बाद के अधिनियम की नींव रखी। पहले कोई कानून नहीं थे हमारे देश में ऐसे वर्क प्लेस से रिलेटेड, बट जब ये गाइडलाइंस आई तो इसके बाद एक तो ये वाला कानून बना, और 2013 के बाद भी जितने भी हरेसमेंट से रिलेटेड कानून बने हैं वो इसी की तर्ज पर बने हैं, इस गाइडलाइंस को देखते हुए कि कैसे होने चाहिए। तो ये इसमें बताया जाता है। अब हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन किस हद तक नस्लवाद को संबोधित करने में सक्षम था। तो देखते हैं। तो भाई आपने ब्लैक एंड व्हाइट अभी तक अमेरिका में सुना था, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट अफ्रीका में भी आप देखोगे। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट इंडिया में भी होता था, अंग्रेज यही थे। तो देखो क्या है इसमें। तो दक्षिण अफ्रीका, जो बहुत ज्यादा आपने कभी अगर गांधी जी वगैरह को पढ़ा हो, तो गांधी जी ने भी इन ब्लैक लोगों के लिए बहुत आवाज उठाई थी, सत्याग्रह करे थे वहां पे अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद विरोधी आंदोलन रंग भेद शासन के खिलाफ था। मींस जो वहां का शासन था, जो औपनिवेशिक शासन था, अंग्रेज थे वहां पे, तो उन्होंने रंग भेद की नीति अपना रखी थी। और नस्लीय तौर पर बहुत अलगाववाद फैला हुआ था, भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, जो कि 1948 से 1990 के दशक की शुरुआत तक था। 1948 से लेकर ये मान लो 1990 तक वहां पे ये भेदभाव होता था दक्षिण अफ्रीका में। और इस आंदोलन का उद्देश्य रंग भेद प्रणाली को चुनौती देना था। मींस ये जो एक सिस्टम है रंग भेद का, इसको चुनौती देनी थी, इस वजह से इन लोगों ने आंदोलन चलाया, इस चीज को खत्म करवाना था। सबसे पहले प्रतिरोध या फिर आप कह सकते हो जो विरोध कहां पर हुआ, तो रंग भेद के शुरुआती दिनों से ही जो काले दक्षिण अफ्रीकी लोग थे, जो ब्लैक्स थे, उनके साथ साथ कुछ श्वेत लोग भी जुड़ गए,
कुछ भारतीय कार्यकर्ताओं को भी वहां पे बुलाया गया, उसमें से गांधी जी भी थे भाई, जो वहां पे उन लोगों के लिए आवाज उठाते थे। तो इन सभी ने मिलकर अपनी आवाज उठाई। 1912 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई गई, ठीक है, ANC, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है INC, वैसे ही अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी है। ओके, ऐसे संगठनों ने आवाज उठाई सबसे पहले रंग भेद के खिलाफ। और शार्प विले नरसंहार और अंतरराष्ट्रीय जागरूकता। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, 1960 के दशक में शार्प विले नामक एक नरसंहार हुआ, जहां पर हुआ क्या था, कुछ लोग थे जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध करने आए थे, जिनको पुलिस ने गोली मार दी, ठीक है। और इससे पता चलता है कि ये जो रंग भेद वाला जो शासन था कितना क्रूर था। और इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी जाग गई जब उन्होंने देखा कि यार ये तो गोलियां मार रहे हैं वहां पे लोगों को, मानव अधिकार का तो कोई नाम निशान नहीं है। तो ऐसे में एक रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और ज्यादा आगे बढ़ा जब लोगों की सपोर्ट मिलने लगी पूरे दुनिया भर से। अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध और बहिष्कार होने लगा। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसने रंग भेदी सरकार के ऊपर दबाव बनाया, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए तरह तरह के, और उनका बहिष्कार करा। आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, स्पोर्ट्स के अंदर भी उनके ऊपर बैन लगा दिया, ठीक है, जो वहां की उस टाइम की सरकार थी। और आंतरिक संघर्ष हुआ। देखो, दक्षिण अफ्रीका के अंदर रंग भेद विरोधी आंदोलन को सरकार से बहुत ज्यादा दमन का सामना करना पड़ता था। जो साउथ अफ्रीका के लोग थे जब वो आंदोलन करते थे, तो वहां की सरकार उस आंदोलन को दबाने के लिए बहुत ज्यादा बुरे से बुरा तरीका यूज करती थी, और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी, और उनकी हत्या भी कर दी जाती थी बहुत मामलों में। तो इस तरीके से बताया जाता है हमें। अब बातचीत और क्या बदलाव आए ये देखते हैं आगे इसमें। तो 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रपति FWD क्लार्क के नेतृत्व में, ठीक है, रंगभेदी सरकार ने अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और बाकी रंग विरोधी जो मतलब रंगभेद विरोधी जो ग्रुप्स थे उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दी थी। तो जो यहाँ की रंगभेद वाली सरकार थी उसने क्या करा कि भाई अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस और बाकी के जो ग्रुप्स थे उनके साथ बातचीत करना शुरू कर दी कि भाई आप लोग चाहते क्या हो। तो ये जो वार्ता हुई, जो कन्वर्सेशंस हुई, इसके परिणाम स्वरूप अंततः ये हुआ कि राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध हटा दिया गया। जो इन अंग्रेजों ने कुछ वहां की लोकल पार्टीज के ऊपर बैन लगाया था वो हटाया। नेल्सन मंडेला और बाकी के कैदियों को भी रिहा कर दिया गया। अब ये नाम आया है नेल्सन मंडेला का, ये समझ लो जैसे हमारे यहाँ गांधी जी थे ना, एकदम एग्जैक्ट वहां पे नेल्सन मंडेला थे। वो उन सभी लोगों के लिए आवाज उठा रहे थे जिनके साथ बुरा हो रहा था। तो ये जो नेल्सन मंडेला जी हैं, इनका नाम हमेशा गांधी जी के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। जैसे गांधी जी ने यहाँ पे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ आवाज उठाई, अंग्रेजों के खिलाफ वो खड़े रहे, उसी तरीके से जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया था। तो बहुत ही बड़ा नाम है जो दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। तो रंगभेद विरोधी आंदोलन जो था, इसको पूरी तरीके से एक तरीके से खत्म करने में ये लोग सफल हुए। और नेल्सन मंडेला जो 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले आश्वेत राष्ट्रपति बने थे, ये देख लीजिए, ये पहले ब्लैक, ठीक है, आश्वेत मींस ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। और ये कितनी बड़ी बात है कि इतना विरोध करा इन्होंने अंग्रेजों का, इतना संघर्ष करा, और उसके बाद जाकर ये वहां के राष्ट्रपति भी बने। अब है पेरिस 1968 छात्र आंदोलनों पर चर्चा करें। अब 1968 पेरिस के अंदर ना स्टूडेंट्स लोगों ने कुछ आंदोलन करे थे। तो वो आंदोलन क्यों हुए थे वो मैं आपको समझा देता हूं। तो सबसे पहले देखो, स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं वो हमेशा कुछ नया चाहते हैं। जो जो सरकार कुछ ऐसी होती है जो पुराने विचार वाली, तो हमेशा स्टूडेंट्स लोग उनके खिलाफ होते हैं। तो कुछ ऐसा ही था यहाँ पे। इसके कारणों को समझते हैं कि आखिर स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम थी। तो 1968 में पेरिस के अंदर छात्र आंदोलन शुरू हुआ, और इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। एक तो इसको मई 1968 विरोध प्रदर्शन के नाम से जाना जाता है, और फ्रेंच लैंग्वेज में इसको माई 68 नाम से जाना जाता है। ये जो स्टूडेंट्स लोगों ने आंदोलन किया था, इसमें इन्होंने बहुत ज्यादा प्रदर्शन करे, हड़तालें करी, ठीक है। और ये मई में शुरू हुई थी, मई महीने में शुरू होकर कई महीनों तक ये हड़तालें चली। मुद्दे बहुत ज्यादा थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, ठीक है,
और जो एडमिनिस्ट्रेशन था यूनिवर्सिटी का वो बहुत खराब था, ये भी एक मुद्दा था। सामाजिक मुद्दे बहुत से थे। तो ये आंदोलन 3 मई 1968 को शुरू हुआ, जब पेरिस के नांट्रे विश्वविद्यालय के छात्रों ने, अब यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, नांट्रे, नांट्रे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अपने कैंपस के अंदर जो कुछ कमियां थी उसको देखते हुए एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा भवन था, जो ऑफिस था, जो ऑफिस होता है मेन, उसको कब्जा कर लिया। और विरोध तेजी से पेरिस के अन्य यूनिवर्सिटीज तक भी फैल गया, और धीरे धीरे हजारों छात्र अपने अधिकारों की मांग करने सड़कों पर उतर गए। पुलिस वालों ने खूब लाठीचार्ज करा, आंसू गैस के गोले बरसाए। अब ये देखो, ये आपके पीछे मैप होगा, तो ये आपका पेरिस है पूरा, और पेरिस के अंदर आप इस साइड जाओगे तो ये आपका नांट्रे है। नांट्रे के अंदर ही वो यूनिवर्सिटी थी, नांट्रे से ही आपका मेन शुरू हुआ था जो छात्रों का आंदोलन था। ओके, तो शैक्षिक सुधार और विश्वविद्यालय स्वायत्तता। तो देखो, छात्र जो हैं वो पारंपरिक और कठोर शैक्षिक प्रणाली से असंतुष्ट थे। मींस जो कुछ पुरानी जो जो प्रणालियां होती हैं पढ़ाने की, या फिर जो एजुकेशनल सिस्टम था, उसमें वो बदलाव चाहते थे जो वहां के बच्चे थे। और उन्होंने सिलेबस में भी बहुत ज्यादा बदलाव करने की मांग उठाई, ठीक है, और पुरानी जो शिक्षा की विधियां थी उसको बदलने के लिए आवाज उठाई। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की भी डिमांड थी कि 1960 का दशक आप अगर देखोगे, 1960 में बहुत ज्यादा दुनिया के लेवल पर सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव आ रहे थे। जो युवा पीढ़ी है उनको क्या है कि बहुत ज्यादा अलग अलग जगहों से मोटिवेशन मिल रहा था आंदोलन कैसे करते हैं, क्योंकि यही वो टाइम था जब वियतनाम का युद्ध चल रहा था, यही वो टाइम था देश के अलग अलग कोनों में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो बच्चे इस चीज से इंस्पायर हो रहे थे कि हम भी विरोध करेंगे तो हम भी अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। तो राजनीतिक असंतोष बहुत ज्यादा था, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे वो वहां के राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल, या जिनको नॉर्मली डी गॉल भी कहा जाता है, ये भाई बहुत भ्रष्ट था। ऐसा माना जाता है कि उनकी नीतियां बहुत खराब थी। तो ये स्टूडेंट लोग उसके भी खिलाफ थे, और उन्होंने इस चीज का विरोध किया। और वो ये मानते थे कि ये जो डी गॉल है ना, ये तानाशाही चला रहा है, अपने हिसाब से सब कुछ करता है। तो इस वजह से स्टूडेंट्स लोग आंदोलन कर रहे थे। श्रमिकों के मुद्दे भी हैं इसमें कुछ, देखो, छात्रों के विरोध प्रदर्शन को जल्दी ही श्रमिकों ने भी सपोर्ट करा। जो लेबर लोग होते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं मजदूर, वो भी परेशान थे अपनी सरकार से, तो वो लोग भी बच्चों के साथ जुड़ गए। क्योंकि जो मजदूर थे उनको सैलरी कम मिलती थी, ठीक है, सैलरी कम मिलती थी, और नौकरी की सुरक्षा मीन्स उनको काम टाइम पर नहीं मिलता था, कोई पक्का नहीं होता था कि काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और उनकी आर्थिक स्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी। तो आंदोलन के दौरान स्टूडेंट लोगों को एक सपोर्ट मिलता है जब यहाँ पे श्रमिकों ने इनको सपोर्ट करा। मीडिया का प्रभाव, अब मीडिया का क्या रोल रहा इसमें, विरोध प्रदर्शनों के बारे में जानकारी फैलाने में मीडिया बहुत आगे थी, क्योंकि छात्रों की शिकायत, जनता की राय, ये सारी चीजें मीडिया ही पहुंचाती है दुनिया तक। तो मीडिया का बहुत रोल था। तो मीडिया कवरेज ने फ्रांस के भीतर और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस आंदोलन को पूरा का पूरा फैला दिया, और सपोर्ट जुटाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा। फिर ये क्या है, युवा छात्र जो थे और राजनेताओं, शिक्षकों और जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, उनके सहित पुरानी पीढ़ी के बीच एक बहुत बड़ा एक अंतर था। क्योंकि जो युवा लोग हैं उनकी थिंकिंग अलग है, जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उनकी थिंकिंग अलग है। तो एक ये भी एक कारण रहा। तो युवा पीढ़ी को ये लगा कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही, और पुरानी पीढ़ी को ये लगा कि हमारा जो पुराना विचार है वही सबसे बेस्ट है। तो इसी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। अब हमारा अगला टॉपिक है घाना में उपनिवेशीकरण से मुक्ति की प्रक्रिया। तो घाना के अंदर कैसे जो ये उपनिवेशवाद था उसको हटाया गया, वहां के लोगों ने संघर्ष करा, आइए समझते हैं। तो घाना अफ्रीकी देश है, अफ्रीकी महाद्वीप के अंदर आप अगर देखेंगे घाना एक छोटा सा देश है, और बहुत समय तक वहां पे भी उपनिवेशवाद रहा। तो घाना को पहले आप देखो, अफ्रीका के महाद्वीप में जब आप जाओगे, ठीक है, ये पूरा अफ्रीकी महाद्वीप है, तो इसके नॉर्थ साइड में थोड़ा सा इधर आओगे, नॉर्थ वेस्ट साइड में या वेस्ट साइड में समझ लो, ये घाना है वेस्ट साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, घाना जिसे पहले ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के तहत गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। जब अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे तो वो घाना को कहते थे गोल्ड कोस्ट, ठीक है। और 1957 में स्वतंत्रता हासिल करने वाला ये पहला अफ्रीकी महाद्वीप का देश बना जिसको आजादी मिली अंग्रेजों से।
फिर है प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन। तो शुरुआत में जो गोल्ड कोस्ट है, ठीक है, उसकी खोज 15वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। इसको ढूंढा किसने था भाई? सबसे पहले पुर्तगाली लोगों ने ढूंढा था, लेकिन बाद में कई संधियां हुई, खरीद हुई और सैन्य कार्रवाई हुई, मतलब कार्रवाइयां हुई। तो ये सब होने के बाद पुर्तगाल से इसका कंट्रोल चला गया ब्रिटिश लोगों के हाथ में 19वीं शताब्दी आते आते तक। तो ब्रिटिशों ने क्या करा, यहाँ पे पूरा अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाया, उपनिवेशवाद को यहाँ फैलाया, कानून, ठीक है, और आर्थिक प्रणालियां उन्होंने अपने हिसाब से बनाई, और इस हिसाब से बनाई कि जिससे अंग्रेजों को फायदा होता हो, ना कि घाना के लोगों को। फिर था राष्ट्रवाद का उदय। अब घाना के लोगों में 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ ऐसे अफ्रीकी, कुछ पढ़े लिखे घाना के लोग थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाना शुरू करी, ठीक है। तो आंदोलन इस तरीके से आगे बढ़ा, जब कुछ लोग पढ़ लिख गए, जब उनको लगा कि भाई हाँ, हमारे देश के साथ ये लोग गलत गलत कर रहे हैं। वामे एनक्रूमा, जेबी दानकवा और ये कुछ नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन में सबसे सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, वामे एनक्रूमा जो है बहुत ही बड़ी एक शख्सियत है इस आंदोलन में और आज़ादी दिलाने में। तो ये उनकी फोटो है जो कि आप देख सकते हो, वामे एनक्रूमा जी। आगे बढ़ते हैं अब हम। राजनीतिक दलों और आंदोलनों का गठन। अब घाना की आजादी के लिए कुछ पार्टियां बनाई गई, जैसे यूनाइटेड गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन, जिसको हम कहते हैं UGCC, ठीक है, यूनाइटेड गोल्ड कोस्ट कन्वेंशन। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी, और इसका जो लक्ष्य है वो गोल्ड कोस्ट यानी कि घाना के लिए स्वशासन या आजादी प्राप्त करना था। और ये जो UGCC है, इसमें एक प्रमुख व्यक्तियों जैसे कि वामे एनक्रूमा ने बाद में अधिक कट्टरपंथी और तत्काल स्वतंत्रता की वकालत करते हुए, मींस जो वामे एनक्रूमा है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे और वो चाहते थे कि आजादी जल्द से जल्द मिले। तो उन्होंने 1949 में कन्वेंशन पीपल्स पार्टी मींस CPP बनाने के लिए वो इस UGCC से अलग हो गए। UGCC चल रही थी थोड़ा स्लो मोशन में कि हम धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता हासिल करेंगे, जबकि वामे एनक्रूमा बहुत तत्पर थे अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए। तो उन्होंने CPP नाम से अलग पार्टी का गठन करके वहां चले गए। और इसके बाद क्या होता है, अभियान और विरोध। तो वामे एनक्रूमा के नेतृत्व में जो CPP पार्टी थी, इन्होंने क्या करा, स्वतंत्रता की मांग के लिए सविनय अवज्ञा, मीन सरकार की जो आज्ञा होती थी उसको नकारना, हड़तालें करना, विरोध प्रदर्शन करना, अलग अलग तरीके से अभियान करना, ये स्टार्ट कर दिया था। और 1948 के अकरा दंगे और 1951 का सकारात्मक कार्रवाई अभियान, ये आप कह सकते हो कि इस पे इतने सारे लोग आ गए थे इन दो एक्टिविटीज में, जहां पे अपनी आजादी की मांग और ज्यादा तेज हो गई थी यहाँ पे घाना की। फिर है स्वतंत्रता का मार्ग। तो 1951 में ब्रिटिशों ने सीमित स्वशासन की अनुमति देते हुए, मींस अंग्रेजों ने बोला हम आपको थोड़ा सा शासन में शामिल करेंगे, ठीक है, उसके लिए एक नया संविधान बनाया। लेकिन कई राष्ट्रवादियों ने इसे अपर्याप्त माना। जो घाना के कुछ राष्ट्रवादी नेता थे, उन्होंने बोला भाई इससे क्या होगा हमारा, मतलब हमें आजादी चाहिए पूरी। आगे की बातचीत और राजनीतिक विकास के बाद घाना ने एट द एंड 6 मार्च 1957 को अपनी आजादी प्राप्त करी। और जब 1960 में घाना गणतंत्र बना, तो वामे एनक्रूमा देश के पहले प्रधानमंत्री बने और बाद में पहले राष्ट्रपति भी बने। तो वामे एनक्रूमा घाना के आप कह सकते हो पहले राष्ट्रपति थे। आगे बढ़ते हैं। घाना की स्वतंत्रता ने पूरे अफ्रीका में, आप ये सोचो कितने लोगों को इंस्पायर करा होगा कि जो अंग्रेजों ने जो वहां पे बर्बरता दिखाई अंग्रेजों के खिलाफ, और भी लोग अब जो है इंस्पायर होकर घाना के इस पूरे इस मूवमेंट से, तो वो भी अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रेरणा का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अन्य देशों को भी ये प्रेरणा मिली कि हम भी भाई आजादी ले सकते हैं अपनी, जैसे घाना ने ली। चिपको आंदोलन, ये हमारा टॉपिक होने वाला है अब। चिपको आंदोलन, चिपको मींस किसी चीज को हक करना, चिपकना। तो क्या इसमें चिपकने की बात हो रही है वो देखते हैं। चिपको आंदोलन में बेसिकली ये था कि ये पर्यावरण से रिलेटेड एक आंदोलन था, जहां पे अक्सर जब पेड़ों की कटाई होती थी तो लोग जो है वो पेड़ों को हक कर लेते थे कि भाई हमें काट दो, हमारे ऊपर प्रहार करो, बट हम पेड़ों को कुछ नहीं होने देंगे। तो ये क्यों था ऐसा पर्यावरणीय आंदोलन, समझते हैं। चिपको आंदोलन भारत में एक वन संरक्षण आंदोलन था पेड़ों को बचाने के लिए, जो 1970 के दशक में शुरू हुआ था, ठीक है। और चिपको शब्द जो है इसको हिंदी में कहा जाता है गले लगाना, चिपकना, ओके। और जो कि ग्रामीणों द्वारा, इसमें गांव के लोग शामिल थे,
इन्होंने क्या करा, पेड़ों को लकड़हारों द्वारा काटे जाने और उसको बचाने के लिए पेड़ों को गले लगाने का कार्य करा। मीन्स जो लकड़हारे होते थे, जो पेड़ काटने वाले आते थे, तो ये लोग क्या करते थे, ग्रामीण लोग पेड़ों से चिपक जाया करते थे, पेड़ों को हक कर लेते थे कि ये लकड़हारे पेड़ को ना काटें। अब आगे देखो क्या होता है। इस आंदोलन की शुरुआत भारत के हिमालयी क्षेत्र उत्तराखंड राज्य में हुई थी, जिसको एक टाइम पे यूपी का हिस्सा माना जाता था पहले, जब उत्तराखंड नहीं बना था। तो स्थानीय समुदायों ने, वहां के लोगों ने, जिनमें ज्यादातर लोग आदिवासी थे, ग्रामीण लोग थे, उन्होंने क्या करा, जो उनके क्षेत्र में वनों की कटाई हो रही थी, वो भी कमर्शियल यूज के लिए उसको बेचा जा रहा था उन लकड़ियों को, ठीक है, और इसकी अनुमति देने के लिए सरकार का ये जो फैसला था उसका विरोध किया। गांव के लोग कह रहे हैं आपने अनुमति क्यों दी ऐसे लोगों को पेड़ काटने के लिए, जिससे हमारी आजीविका प्रभावित हो रही है, हमारे पर्यावरण को खतरा हो रहा है। भाई पेड़ों की कटाई भी करवा रहे हो, वो भी बाहर से किसी को बुलवाकर, हमारे ही यहाँ के लोगों से करवा लेते तो हमें भी एक रोजगार मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया सरकार ने। तो इस तरीके से कुछ ये दिखता है, जहां पे अलग अलग महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, ये सारे के सारे जो है पेड़ों से चिपक जाया करते थे, और इसीलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। अब आगे देखते हैं जमीनी स्तर का आंदोलन। तो चिपको आंदोलन बेसिकली कोई इसमें शहरी लोग नहीं थे, ज्यादातर ग्रामीण लोग थे, विशेषकर महिलाएं थी, और महिलाओं के नेतृत्व में एक जमीनी स्तर का एक आंदोलन था ये, और महिला आंदोलन में सबसे आगे थी इसमें पेड़ों को पकड़ना, ठीक है। और इसके अलावा जो भी क्लैश होता था लकड़हारों के साथ, उसमें महिलाएं हमेशा आगे रहती थी, डरती नहीं थी किसी से भी। और पर्यावरण जागरूकता फैली इसकी वजह से। चिपको आंदोलनों ने क्या करा कि भाई वनों का महत्व क्या होता है वो हमें यहाँ से पता चला, और टिकाऊ विकास कितना अच्छा होता है उसके बारे में हमें पता चला। पर्यावरण को हानि ना पहुंचे ऐसा काम करना चाहिए, उसके लिए जागरूकता बढ़ी लोगों के अंदर जब लोगों ने चिपको आंदोलन को समझा। और ये जो अंधाधुंध कटाई करते हैं हम पेड़ों की अपने व्यावसायिक फायदों के लिए, अपने कमर्शियल यूज के लिए, जो हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, ये नहीं करना। और मिट्टी का कटाव हो रहा है, हमारा जो पारितंत्र होता है उसको नुकसान पहुंच रहा है, हानिकारक प्रभाव पहुंच रहे हैं, ठीक है, प्रभाव पड़ रहे हैं, तो इसके खिलाफ ये सब बातें आती हैं। इसके अलावा इनका जो प्रतिरोध था, मींस विरोध करने का जो तरीका था, वो अहिंसक था, किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। तो चिपको आंदोलन ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करा था, और सभी ने अवज्ञा का पालन करा, मींस सरकार के जो कानून है उसको तोड़ो, और अहिंसक था ये कुल मिला के। कार्यकर्ताओं ने क्या करा, पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ों को गले लगा लिया, धरना देना शुरू कर दिया, ठीक है, सभी लोग मिलजुल कर खड़े हो जाते थे चिपक के पेड़ों से। सफलता और प्रभाव। तो चिपको आंदोलन को अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त हुई, जिस वजह से भी चिपको आंदोलन शुरू हुआ था उस चीज में वो सफल रहा, और इसके कारण कठोर वन संरक्षण नीतियां धीरे धीरे बनने लगी हमारे देश में, कि भाई पेड़ों को बचाना कितना जरूरी है। इसके लिए सरकार ने नीतियां बनाना शुरू करी, जिसमें कुछ क्षेत्रों में वाणिज्यिक कटाई पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। मींस जो ऐसी कटाई वनों की जो पैसे कमाने के लिए की जा रही है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया कुछ कुछ जगहों पर। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे वनों का प्रबंधन कितना अच्छा हुआ उसके बाद, वो आप देख ही सकते हो। अब इतना सब पॉसिबल नहीं है आप जाके और लकड़ियां काट लाओ, ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा यही सब बातें थी इसमें बेसिकली जो इम्पोर्टेंट था। तो पर्यावरण आंदोलनों पर भी प्रभाव पड़ा इसकी वजह से, क्योंकि चिपको आंदोलन से इंस्पायर होकर भारत के कई और क्षेत्रों में भी पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन चले, इनसे इंस्पिरेशन ली। दुनिया के कई क्षेत्रों में और भी जो पर्यावरण से रिलेटेड आंदोलन थे वो भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए चिपको आंदोलन से। और ये जमीनी स्तर पर एक ऐसा इतना बढ़िया आंदोलन था जहां पे पूरे समुदाय की सशक्तिकरण का एक प्रतीक बन गया, कि जहां सभी ग्रामीण समुदाय के लोग एक होकर और सरकार के सामने खड़े थे। तो बहुत मोटिवेशन मिला बाकी लोगों को भी। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स में आप अपना फीडबैक लिख सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।